नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। मेरे साथ अर्थात की नई किस्त लेकर स्टूडियो से मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज शो में क्या क्या खास होगा। तो शुरुआत होगी हर बार की तरह अर्थात की एक नई किस्त के साथ। आज का किस्सा काफ़ी रोचक है, इतिहास भी है इसमें, वर्तमान भी है इसमें, सुर्खियाँ भी हैं इसमें। इसके बाद चर्चा होगी आपके सवाल जवाबों की। दो महत्वपूर्ण सवाल आए हैं जिनके जवाब अंशुमान जी से लेंगे, फिर आपको बताएंगे इनकम की बात। और इनकम की बात के बाद चलते चलते एक खास वेब सीरीज या किताब के बारे में पूछेंगे अंशुमान जी से, जो उन्होंने हाल में ही पढ़ी हो या देखी हो और वो बताना चाहते हो अपने दर्शकों को। आगे बात शुरू करते हैं। अब आपको अर्थात का विषय बताते हैं। अर्थात का विषय आज का है कनाडा। जी हाँ, आज बात कनाडा की करेंगे। कनाडा अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा, आपको पता है, राजनीतिक तनाव की वजह से कह लीजिए, खिंचाव की वजह से कह लीजिए, लेकिन हाँ, सुर्खियों में था कनाडा। लेकिन कनाडा की इस सुर्खी के पीछे हम बात करेंगे कनाडा की ताकत की। हम बात करेंगे कनाडा में क्या कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक नसीहत है। क्या है कनाडा की ताकत, कहाँ कनाडा खड़ा है उस ताकत में, और इसके पीछे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो इतिहास बताते हैं अंशुमान जी हर अर्थात में कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी इसकी, वो सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं कनाडा के इस अर्थात की, और इसके बाद आप यकीन मानिए कनाडा का एक नया चेहरा, कनाडा को जिन चीज़ों के लिए आप जानते हैं उनके पीछे की वजह, उनकी बारीकी, उनकी गहराई आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। सर, आज चर्चा कनाडा पे। शुभम, इकोनॉमिका में आपका स्वागत है। कनाडा को आज यहाँ लाने की वजह ये नहीं थी, क्योंकि कनाडा को लेकर पिछले 2-3 महीनों में और ख़ासतौर से पिछले 15-20 दिन में, 25 दिन में भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में जो खिंचाव आया, तनाव आया, उसके बाद बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास थी। और कनाडा ने जो किया, या कनाडा से भारत के रिश्ते जिन वजहों से ख़राब हुए, उन रिश्तों की छाया के पीछे एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा करते हुए कनाडा ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। तो हम आपको उस रास्ते पर ले चलेंगे। हम वहाँ वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद आप कनाडा को इस तरह से नहीं जानते जिस तरह से कनाडा को दुनिया जानती है या दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें अपने उन पूर्वाग्रहों और आग्रहों से अलग निकल कर देखना होगा कि दुनिया के देश, अलग अलग देश, इकोनॉमिकम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको उन पक्षों की तरफ ले जा सकें जो आमतौर पर व्हाट्सएप ज्ञान में और बाकी ज्ञान के बीच में नहीं दिखाई देते हैं, कि दुनिया के अलग अलग देश अपने विकास के लिए कौन से मॉडल चुनते हैं और उनमें कैसे जोखिम उठाते हैं और कैसे रिस्क उठाते हैं। और कनाडा उसका उदाहरण है। और आज की परिस्थिति में भारत और कनाडा के खराब रिश्तों का असर जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच प्रवास पर, माइग्रेशन पर, यहाँ वहाँ आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है, उस संदर्भ में भी इसे समझना ज़रूरी है। और इसलिए इसकी सवाल की शुरुआत आज हम रोचक ढंग से करते हैं। एक रोचक सवाल है। सवाल हम शुभम से पूछेंगे, क्योंकि अक्सर शुभम हमसे इस पर सवाल पूछते हैं। शुभम से और ये सवाल आप सबसे भी है कि अगर दुनिया के देशों को हम कंपनियां मान लें शुभम, और उनका एक स्टॉक मार्केट हो, और इस स्टॉक मार्केट में उन कंट्रीज़ की लिस्टिंग करा दी जाए, अमेरिका की लिस्टिंग हो, चाइना की हो, इंडिया की हो, कनाडा की हो, रशिया की हो, सऊदी अरब की हो, तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर ट्रेड तो फ्यूचर की पोटेंशियल के आधार पर होते हैं। बिल्कुल, आप स्टॉक में पैसा इस पर लगाते हैं कि वो कंपनी भविष्य में कैसा करेगी। तो अगर आपको उस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो, तो क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर दुनिया में किस देश को मिलेंगे? भारत को। वो आप कहेंगे भारत को मिलेंगे, लोग कहेंगे अमेरिका को मिलेंगे, लोग कहेंगे चीन को मिलेंगे, सऊदी अरब को मिलेंगे ऑयल के कारण, कोई कहेगा ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगे, कोई कहेगा शांत, साफ़ सुथरे, बेहतर व्यवस्था के कारण स्वीडन को मिलेंगे। लेकिन आप चौंकेंगे कि दुनिया में भविष्य को देखते हुए यदि भविष्य पर दांव लगाया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स कनाडा को मिलेंगे। दुनिया में भविष्य की दृष्टि से अगर भविष्य पर कोई दांव लगाएगा तो वो कनाडा पर लगाएगा। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी भारत और कनाडा के बीच ताज़े रिश्तों को लेकर और उसको लेकर जिस तरीके के राजनीतिक आग्रह बने हैं। लेकिन बाज़ार की और आर्थिक हकीकतें बड़ी सख्त होती हैं, बड़ी रियल होती हैं, और उन रियल और वास्तविक हकीकतों को समझना ज़रूरी होता है। एक मुहावरा हमेशा इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमी में, डेमोग्राफी इज़ डेस्टिनी, यानी आपकी आबादी, आपके लोग ही आपका भाग्य हैं। किसी देश की डेस्टिनी उसके लोग होते हैं, उसकी आबादी होती, उसके नागरिक होते हैं। और अगर ये कहा जाता है कि लोगों का अर्थशास्त्र, यानी पॉपुलेशन की, डेमोग्राफी की इकोनॉमी ही किसी देश के भविष्य का अर्थशास्त्र है, तो कनाडा ने अपने भाग्य और भविष्य को बिल्कुल दूसरे तरीके से संवारा है, लिखा है। और ये
तरीका अमेरिका क्या, रूस क्या, ब्रिटेन क्या, जापान क्या, चीन क्या, भारत क्या, दुनिया का कोई देश इतने इस तरह से सोच ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से जैसा कनाडा ने किया है, और इसलिए कनाडा का भविष्य दुनिया में सबसे ज़्यादा कनाडा को भविष्य के देश के तौर पर माना जाता है। ये तरीका बुरी तरह विवादित है, और यही वो विवाद है जिस वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए। कनाडा की इस वजह से कनाडा के रिश्ते दुनिया के अन्य देशों से भी खराब होते रहे। लेकिन कनाडा ने इस नपे तुले जोखिम को उठाया है जिसकी कोशिश अमेरिका भी नहीं कर पाया, जिसकी कोशिश यूरोप भी नहीं कर सकता, वो कनाडा ने किया है। क्या आपको पता है कि कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन देश है, सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन देश। आपको लगता है था कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन देश है, अमेरिका के शहरों में आप जाएं तो आपको दिखेगा कि वहाँ दुनिया भर की आबादी के लोग हैं, लेकिन नहीं। कनाडा में 20% आबादी इस समय ऐसी है जो कनाडा में पैदा ही नहीं हुई। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में 20% लोग ऐसे हैं जो कनाडा में जन्मे ही नहीं, मतलब हर पांचवा व्यक्ति, हाँ, बाहर से आया हर पांचवा व्यक्ति बाहर का है। अगर आपको इतने से काम नहीं चलता तो ये तथ्य भी जानिए कि अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत के भी बड़े हिस्से में जब पूरी दुनिया में आबादी बूढ़ी हो रही है, बुढ़ा रही है, जापान बुढ़ा हो गया, यूरोप का बड़ा हिस्सा बुढ़ा हो गया, चाइना में बड़ी समस्या है एजिंग की, तब दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ी युवा कार्यशील आबादी, और वो भी पढ़ी लिखी एजुकेटेड स्किल्ड आबादी के मामले में कनाडा सबसे आगे है। कनाडा के पास इस समय दुनिया की सबसे यंग, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड पॉपुलेशन है। और बुढ़ाती दुनिया के बीच कनाडा का ये तौर तरीका बड़ा सा अतरंगी सा मामला है कनाडा को भीतर से समझने के लिए। और ये किस्सा बड़ा रोमांचक है और ये बहुत अजीब तरीके से शुरू होता है दुनिया के किसी देश के लिए, और जैसा कनाडा में हुआ वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो सर, ये जो कॉस्मोपॉलिटन बनने की कहानी है कनाडा की, ये शुरुआत कहाँ से होती है? इतिहास इसका कहाँ से पलटना शुरू किया जाए तो हमें लगे कि हम बिल्कुल शुरुआती बिंदु पे खड़े हैं? और इसकी शुरुआत भारत से होती है शुभम। ये रिश्ता भारत से क्यों, कनाडा और भारत के रिश्ते इतने पुराने हैं और कनाडा को लेकर भारत के संबंधों पर इतना सवाल क्यों उठता है और इन तथ्यों को हम क्यों अनदेखा कर देते हैं? कनाडा के कॉस्मोपॉलिटन बनने की का किस्सा बेहद अजीब ढंग से शुरू होता है। ये बात 1914 की है, लगभग पहले विश्व युद्ध के आसपास की। यूरोप में पहला विश्व युद्ध होने की तैयारी ही चल रही थी, इस बात की भूमिका बन चुकी थी कि यूरोप में पहला विश्व युद्ध किसी तरह से हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश राज था, अत्याचार था। 4 अप्रैल को हांगकांग से एक जहाज़ चला, उस जहाज़ का नाम था कोमागाता मारू। इस जहाज़ का नाम आपने इतिहास में कभी सुना होगा, लेकिन कहानी इसकी कनाडा तक कैसे जाती है समझना जरूरी, कनाडा वहाँ से कैसे बदलता है अपने आप को। इस जहाज़ का नाम था कोमागाता मारू। ये जहाज़ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर जा रहा था। इस स्टीमशिप पर, उस समय स्टीमशिप चलते थे, स्टीमशिप पर भाप से चलने वाले जहाज़ थे। इस पर करीब 367 यात्री थे। इनमें अधिकांश भारतीय सिख थे, भारत के सिख लोग थे जो इस पर सवार थे। ब्रिटिश उत्पीड़न था, दुनिया भर के देश में, दुनिया भर में लोग पलायन कर रहे थे, देश छोड़ रहे थे। भारत के भी इन भारतीय सिखों को भी ऐसा लग रहा था कि अगर कनाडा चले जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। उस दौरान लोगों के जीवन के बीच में कनाडा गोल्डन कंट्री, एल्डोराडो, संभावनाओं के देश के तौर पर माना जाता था। एक सुनहला देश था कि जहाँ जाकर आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। तो कोमागाटा मारू के जो यात्री थे वो शरणार्थी बनकर उस जहाज़ से कनाडा जा रहे थे। लंबा सफ़र शुरू हुआ, ये मई में ख़त्म हुआ, करीब अप्रैल से शुरू हुआ, मई में वैंकूवर में ख़त्म हुआ। तो कनाडा ने इस जहाज़ को लंगर डालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कनाडा ने कहा कि जहाज़ के यात्रियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये शरणार्थी हैं। कनाडा की शर्त थी उस समय तक कि वही देश के लोग या वही शरणार्थी कनाडा में आ सकते हैं जो सीधे अपने देश से कनाडा तक आ रहे हैं। ऊपर जहाज तो लंबी यात्रा करके आ रहा था तो इसे बीच में रुकना था। और कोमागाटा मारू के जो यात्री थे, जो 367 के आसपास यात्री थे, वो इस शर्त का पालन नहीं करते थे। ये यात्री कनाडा की ज़मीन पर उतर नहीं सके। ये जहाज़ हाई सी में रोक दिया गया, तट के पास खड़ा कर दिया गया, लंगर डालकर वहीं खड़ा रहा। इस जहाज़ के मालिक थे गुरदीप सिंह। उनसे कहा गया कि इन यात्रियों को लेकर आप वापस देश चले जाइए, इनको डिपोर्ट कर दीजिए। इसके बाद एक लंबी मुकदमेबाजी शुरू हुई। गुरदीप सिंह ने कनाडा में एक मुकदमा लड़ा इन यात्रियों को शामिल कराने के लिए, कनाडा में उतारने के लिए, लेकिन मुकदमा हार गए। 23 जुलाई 1914 को ये जहाज़ वैंकूवर से वापस लौटा दिया गया, कोमागाता मारू को वापस भेज दिया गया। और यही वो दौर था। उसी दौरान दूसरा पूरी दुनिया में विश्व युद्ध की शुरू हो गया, पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। और भयावह तकलीफ़ों के बाद कोमागाता मारू की कहानियाँ कई तरह से अलग अलग तरीके से सुनाई गई। ये तमाम लोग स्वदेश वापस लौट आए।
इस घटना को दुनिया में शरणार्थियों के प्रति निर्ममता के इतिहास के तौर पर दर्ज किया गया है। कनाडा की बड़ी किरकिरी हुई कि कनाडा ने शरणार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। ठीक इसी तरह एक और घटना हुई उसके कुछ समय बाद 1939 में हैलिफैक्स बंदरगाह है, कनाडा का एक हैलिफैक्स पोर्ट है, वहाँ पर यहूदी शरणार्थियों से भरा हुआ एक जहाज पहुँचा। इसका नाम सेंट लुइस स्टीमशिप था। इसे भी वापस भेज दिया गया। इसे भी कनाडा ने स्वीकार नहीं किया। ये यहूदियों के पलायन का दौर था यूरोप से। ये दो ऐसी घटनाएं थी। इन दो घटनाओं ने कनाडा के भीतर की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया और बदल दिया, और इसके बाद फिर असली घटनाक्रम शुरू होता है। तो सर, ये तो वो दो घटनाएं हुई जिसमें शरणार्थी आए और कनाडा ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार पहले कौन से शरणार्थी किए गए? अब हुआ ये कि जब ये दोनों काम हो गए, यहूदी शरणार्थियों को सेंट लुइस से वापस भेज दिया गया और भारतीय शरणार्थियों को कामागाता मारू से वापस भेज दिया गया, तो कनाडा की पूरी दुनिया में काफ़ी लानत मलामत हुई, काफ़ी सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि कनाडा शरणार्थियों के प्रति, दुनिया में आने वाले देशों के प्रति उदार नहीं है। लेकिन कामागाता मारू और सेंट लुइस के इन प्रकरणों के साथ कनाडा ने अपनी आर्थिक नीति और मानव संसाधन नीति में एक बड़ा बदलाव शुरू कर दिया इस घटना के बाद। लेकिन इस मोड़ को आने में लंबा समय लगा। 1939 में ये किस्सा हुआ, फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1979 में पहली बार ऐसा हुआ कि कनाडा के शासकों और कनाडा की सरकारों ने यह सोचना शुरू किया कि मानव संसाधन को कैसे जुटाया जाए। और हुआ ये कि 1979 में जब दक्षिण वियतनाम पर, साउथ वियतनाम पर नॉर्दर्न वियतनाम का हमला हुआ, उत्तर वियतनाम ने हमला किया और कम्युनिस्ट शासकों ने कब्जा कर लिया, तो हजारों वियतनामी शरणार्थी नौकाओं पर बैठ के वियतनाम से भाग निकले। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस दौरान एक ओपन अपील की कि वियतनाम के शरणार्थियों को शरण दी जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए नहीं और ये नावों में पूरी दुनिया में भटक रहे हैं। एक कनाडा के नेता थे, उनका नाम था रॉन एटके। वो उस समय कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने उस समय तक कनाडा की राजनीति कामागाता मारू और सेंट लुइस वाली गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही थी, और वो राजनीति को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि कनाडा को शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहिए। कनाडा में आबादी कम है और कनाडा में बाहर से लोग आने चाहिए, जिससे कि कनाडा की अर्थव्यवस्था में उसका फ़ायदा हो। उन्होंने नीति बदली और 6000 वियतनामी पीपल, बोट पीपल कहा जाता था उनको, करीब 6000 के आसपास वियतनामी बोट पीपल कनाडा में स्वीकार कर लिए गए। और पहली बार ऐसा था जब कनाडा ने किसी दुनिया के देशों के शरणार्थियों को इस तरह बसाना शुरू किया। और इनके आते ही कनाडा की पॉलिटिक्स को इन शरणार्थियों में, इन इमिग्रेंट्स में या बाहर से आने वाले लोगों में अपने देश का भविष्य नजर आने लगा। और इसके बाद आई शुभम दुनिया की सबसे अनोखी नीति, और वो ऐसी नीति थी जिसमें जब पूरी दुनिया शरणार्थियों को नकार रही थी, तो कनाडा ने एक तरह से उन्हें अपनी मानव संसाधन नीति का, अपनी आर्थिक नीति का और अपनी राजनीति का अविभाज्य हिस्सा बना लिया। एक हिस्सा सा बना लिया कि कनाडा आधिकारिक रूप से दुनिया भर के शरणार्थियों को अपने यहाँ आने की जगह देगा। कनाडा ने ये पाया, इसमें बहुत रिसर्च है, बहुत डेटा, कनाडा ने पाया कि जो इमिग्रेंट्स और शरणार्थी आते हैं, खासतौर से जो युवा एज के शरणार्थी आते हैं, ये अपने आप में दुनिया का सबसे अच्छा रिसोर्स है, सबसे अच्छा संसाधन है, क्योंकि ये अपने यहाँ से निकल कर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आते हैं, ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और ये उस देश की आबादी में उत्पादन में, उस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करते हैं, और इनके जरिए आर्थिक विकास बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद कनाडा की सरकार ने लगातार 1980 के बाद अपनी नीतियां बदलते चले गए और बेहतर करते चले गए, और फोकस्ड ढंग से, पूरी दुनिया में किसी देश ने ऐसा नहीं किया, जब निवेश, दक्षता, शिक्षा, पैसा, स्किल, इस सब के आधार पर प्रवासियों और शरणार्थियों को आमंत्रित करना शुरू किया। बाकायदा कनाडा की सरकार बुलाती है कि आप हमारे देश में आकर बस जाइए। प्रवासी शरणार्थियों के लिए प्राइवेट स्पॉन्सरशिप तक शुरू की गई कि बहुत सारी जगह प्राइवेट एजेंसियां हैं जो स्पॉन्सर करती हैं कि प्रवासी शरणार्थी यहाँ कर रहे हैं। और धीमे धीमे प्रवासियों को बसाना, प्रवासियों को बुलाना, प्रवासियों को बसाना कनाडा की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। कनाडा की इकोनॉमिक पॉलिसी इमिग्रेशन पॉलिसी के बेस पर आधारित हो गई। वियतनाम में यह कहा जाता था कि शुभम, जब वियतनाम के प्रवासी कनाडा में आए और कनाडा में रहने लगे, तो हम मजाक में कहा जाता था कि कनाडा के गली नुक्कड़ का हर स्टोर अब वियतनामी चलाते हैं। डेरेल ब्रिकर और जॉन मिल्स्टन की एक प्रसिद्ध किताब है एम्प्टी प्लैनेट, उसमें उन्होंने बात लिखी है कि ये वही वियतनामी शरणार्थी थे, अगले 1 दशक 2 दशक में
कनाडा के जितने स्कूलों में जो शीर्ष पर आने वाले बच्चे थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे, वो सब इन्हीं स्टोर ओनर और दुकानदारों के थे। तो ये वियतनाम के जो लोग जो आकर बसे थे और जिन्होंने वहाँ दुकानें चलाई थी, उन्हीं की अगली जनरेशन कनाडा के पॉलिसी मेकर्स के तौर पर, कनाडा के इंजीनियर्स के तौर पर सामने आई। तो सर इस शुरुआत, ये तो शुरुआत थी, फीता यहाँ से कटा, इसके बाद कहाँ से कितने प्रवासी मजदूर किस रफ्तार से कनाडा पहुँचने शुरू हुए? अब आप इसके बाद कनाडा ने अपने, जैसा हमने बताया कि मानव संसाधन को, इमिग्रेशन को अपनी नीतियों का आधार बनाया, और इसी का विवाद है कि दुनिया भर के तमाम राजनीतिक शरणार्थी, विवादित, प्रतिबंधित संगठनों के लोग कनाडा में जाकर बसते हैं। पिछली सेंचुरी के अंत तक, मतलब 20 साल पहले तक, 20वीं सदी के अंत तक कनाडा ने अपने दरवाजे प्रवासियों के लिए पूरी तरह खोल दिए, क्रमशः धीमे धीमे करके खोल दिए। अब हर साल करीब 2.5 लाख लोग पूरी दुनिया से कनाडा आते हैं और बसने के लिए आते हैं। आज कनाडा में आपको फ्रेंच मिलेंगे, स्कॉटिश मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे, आयरिश मिलेंगे, जर्मन, पोलिश, यूक्रेनियन, आइसलैंडिक, हंगेरियन, इटालियन, ग्रीक, पोर्तुगीज़, इंडियन, चाइनीज़, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, हैतियन, श्रीलंका के लोग, जमैका के लोग, अल्जीरिया के लोग, मोरक्को के लोग, दुनिया के हर देश के लोग कनाडा जाकर बसते हैं और वहाँ बसने लगे हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक देश बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल कंट्री इस समय कनाडा बन गया है। और इसीलिए हाल में जब सीरिया से पलायन शुरू हुआ था, आपको याद होगा, युद्ध के दौरान अमेरिका ने, यूरोप ने सीरिया को लोगों को छूने से मना कर दिया था, तो कनाडा ने सीरिया के लोगों को अपने यहाँ बसने की इजाज़त दी थी। आपको आंकड़े बताएं तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ी ये नीति थी और कनाडा ने अपनी नीति कैसे बदली। बीते 40 सालों में कनाडा में, ये आंकड़ा देखिए वहाँ की एथनिक डाइवर्सिटी का, कनाडा का, कि कितने लोग कनाडा में कितनी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के और कल्चरल और एथनिसिटी के लोग कनाडा में बसते हैं। शुभम, बीते 40 सालों में कनाडा में जितने प्रवासी आए हैं ना, उनकी तादाद 3 टोरंटो शहरों के बराबर है। यानी टोरंटो शहरों की जितनी, एक टोरंटो शहर की जितनी पॉपुलेशन है, इसे 3 टोरंटो शहर में ला लीजिए, इतने लोग कनाडा में इमिग्रेट होकर बस चुके हैं। जो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो, जो मेगा सिटी है। इस नीति के अपने खतरे हैं, अपने विवाद हैं। भारत और दुनिया के कई देशों के अलगाववादी, उग्रवादी या उन देशों में की नीतियों का विरोध करने वाले लोग, उन देश सरकारों की दृष्टि से अपराधी लोग भी इस नीति का फ़ायदा लेकर कनाडा में बसते हैं और जाने लगे हैं। लेकिन हुआ ये, हम इसका दूसरा पहलू देखें, कनाडा ने इस नीति के जरिए अपने देश की जनसंख्या ही बदल दी। और ये बहुत बड़ी बात है समझना। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बदलना बहुत मुश्किल होता है किसी देश के लिए, क्योंकि जनसंख्या तो अपने आप आती है, बनती है, लोग पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। कनाडा ने इस नीति के जरिए अपनी पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी। पूरा तौर तरीका ऐसा लगता है जैसे किसी ने बैठ कर तय किया कि इस तरीके से पॉपुलेशन देश की तय की जाएगी। अब आप इस डेमोग्राफी को करीब से देखिए, यह आंकड़ा ध्यान से देखिए और स्क्रीन पर हम इसको रोकते हैं। आज दुनिया में कनाडा सबसे युवा देश है, कनाडा में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। आज कनाडा में इसकी कुल कार्यशील आबादी, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, काम करने वाली आबादी, उसका प्रतिशत लगभग 66% है, 65.5% और 14 साल से कम के बच्चे जो हैं वो 15.73% हैं। 65 साल से ऊपर के लोग केवल 18.52% हैं। जबकि दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन परसेंटेज, वर्किंग एज का पॉपुलेशन परसेंटेज अब उपलब्ध नहीं है जितना कनाडा में है। तो माना जाए कि भविष्य की उड़ान के लिए यही कनाडा की ताकत बनने वाली है। हाँ, और कनाडा ने इसको इस तरह से तैयार भी किया, क्योंकि ये भविष्य की उड़ान के लिए कनाडा की ताकत बनने वाली है। भारत को हमको तो बेरोजगारी के आंकड़े देखने की आदत है, रोजगारों की कमी देखने की आदत है, लेकिन आप दूसरा पहलू देखें, पूरी दुनिया इस समय कामगारों की कमी से बेजार है, परेशान है। अगस्त 2023 का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको, अगस्त 2023 में अमेरिका में 1.13 करोड़ रोजगार उपलब्ध थे, लेकिन लोगों की संख्या 63-64 लाख थी। इतने पोस्ट खाली पड़े थे अमेरिका में, क्योंकि काम करने वाले लोग उपलब्ध नहीं थे। काम है, अमेरिका में नहीं है। तो अमेरिका में बेरोजगारी दर 50 साल के न्यूनतम स्तर पर है, क्योंकि काम है और लोग उपलब्ध नहीं है। यूरोप में भी श्रमिकों की कमी है। OECD का नंबर मैं चेक कर रहा था, OECD का आकलन है कि अगले 5 साल में दुनिया में करीब 3 करोड़ वर्कर्स की कमी होगी, शॉर्टेज होगी। 3 करोड़ लोगों की ज़रूरत होगी और उनके लिए काम होगा, पर वो उपलब्ध नहीं होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ताज़ी रिपोर्ट आई, उसने माना है कि जो बुढ़ाती अर्थव्यवस्था है, एजिंग है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए 5 सबसे बड़े जोखिमों में, और उसका सीधा असर हमको चीन पर दिख रहा है। चीन तमाम कोशिशों के बाद भी एजिंग पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहा है, और इसलिए चीन जापान की दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जापान की अर्थव्यवस्था में परिस्थिति दिखाई दे रही है।
एशिया जहां युवा आबादी सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना मानी जाती है, वहां भी अब संतुलन बदल रहा है। भारत में भी बदल रहा है और चीन में भी बदल रहा है। चीन की मंदी की एक बड़ी वजहों में चीन की बढ़ती आबादी भी है, क्योंकि कर्मचारी घट रहे हैं और वेतन बढ़ रहे हैं। कम कर्मचारी हैं तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए चीन को अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी बंद करनी पड़ी और चीन को आबादी बढ़ाने पर प्रोत्साहन देना पड़ा। जापान तो पैसा दे रहा है आबादी बढ़ाने के लिए, लेकिन जापान में भी ये पता है लोगों को कि आबादी उपलब्ध नहीं है। एशिया में भारत जैसे देश, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है युवाओं की, लेकिन वहाँ उस आबादी की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उत्पादकता बहुत कम है, दक्षता का, स्किल का लेवल बहुत कम है, और जो दक्ष लोग हैं, जो ट्रेंड हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनके लिए काम नहीं है। भारतीय बाजार की अजीब सी परिस्थिति है कि भारतीय बाजार में जो युवा और ट्रेंड है उनके लिए काम नहीं है, और जो हैं उनके पास, जो उपलब्ध है काम के लिए, उनके पास दक्षता, स्किल और काम करने की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी नहीं है। और ऐसी जो युवा आबादी है पूरी दुनिया की, जिसमें खासतौर से जो दक्ष है, स्किल्ड है, युवा है, मेहनती आबादी है, उसके लिए कनाडा सबसे बड़ा आकर्षण है। और इसलिए कनाडा ने तमाम विवादों के बाद, तमाम जोखिम लेने के बाद बहुत पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, बल्कि उससे और पहले से कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी पर दुनिया भर में बहुत डिबेट होती है, सेमिनारों में चर्चा होती, सवाल उठाए जाते हैं। पर कनाडा ने आबादी के अर्थशास्त्र को बड़े अनोखे ढंग से साध लिया। कनाडा ने अपनी पूरी कोशिशों के बाद जो पॉपुलेशन की इकोनॉमिक्स थी उसको बहुत कायदे से अपने कंट्रोल में कर लिया है। आगे आप एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं, इकोनॉमिक इमिग्रेशन। ये क्या है सर? इसमें कनाडा कहाँ खड़ा है? ये शब्द हम, हो सकता है आपने ना सुना हो, पर यह शब्द कनाडा के संदर्भ में और अब दुनिया में नए सिरे से समझा जा रहा है। इसका अर्थ है इकोनॉमिक इमिग्रेशन का अर्थ है आर्थिक प्रवास, यानी आर्थिक मकसद से पूरी दुनिया में जो प्रवास होता है, एक तो किसी वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से, युद्ध की वजह से, जो हम शरणार्थियों को जाते देखते हैं। तो शरणार्थियों का एक दौर हमने तब देखा था जब युद्ध होते थे, आपदा आती थी और लोग छोड़कर जाते थे। सीरिया से प्रवास हुआ, वियतनाम से प्रवास हुआ। लेकिन इकोनॉमिक इमिग्रेशन वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन है जिसमें लोग सोच समझकर, तय करके, योजना बनाकर, कार्यक्रम तय करके किसी देश में इमिग्रेट करते हैं और वो देश छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ परमानेंट रेजिडेंशिप लेते हैं, वहाँ काम लेते हैं, वहाँ वर्क वीज़ा लेते हैं और वहाँ बसना शुरू करते हैं। कनाडा ने इकोनॉमिक इमिग्रेशन को अपनी आर्थिक नीति की बुनियाद बना दिया, आर्थिक प्रवास को अपनी आर्थिक नीति का आधार बना दिया, और कनाडा का पूरा आर्थिक परिदृश्य इस नीति पर चलता है। सबसे ज़्यादा, इसीलिए भारत में आप देखिए ना, रोजगार के अवसरों के सबसे ज़्यादा विज्ञापन कनाडा से निकल कर आते हैं। आपको हर दूसरा आदमी कनाडा ले जाने की कोशिश करता दिखाई देता है। भारत के में जगह जगह कनाडा ले जाने के अवसर मिलते हैं। दरअसल कनाडा दुनिया में इकोनॉमिक इमिग्रेशन का लीडर है। कनाडा ने एक पूरी पॉलिसी तय की जिससे कि वो दुनिया के युवा टैलेंट को अपने यहाँ मैग्नेट के तौर पर आकर्षित करता है और इसी इकोनॉमिक इमिग्रेशन पॉलिसी को लागू करता है। कनाडा की सरकार की नीति को मैं पढ़ रहा था करीब से, इमिग्रेशन पॉलिसी को पिछले कनाडा के विवाद के दौरान अलग अलग माध्यमों से समझने की कोशिश कर रहा था। कनाडा ने भारत से रिश्ते बिगाड़ने तक का जोखिम लिया पर अपनी नीति में बदलाव नहीं किया, क्योंकि कनाडा ने अपनी इकोनॉमिक इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनी पूरे कामकाज का आधार बना रखा है। 1990 के बाद कनाडा ने क्या किया, अपने राज्यों को इमिग्रेशन के लिए लोगों को बुलाने के लक्ष्य देने शुरू किए। लगभग ऐसा ही जैसे कि भारत के हिसाब से समझें तो भारत की केंद्र सरकार भारत के राज्यों को ये लक्ष्य दे कि आपको इस देश से इतने इमिग्रेंट्स बुलाने हैं, अपने यहाँ बसाने हैं लाकर, कि आपको एक्स देश से इतने इमिग्रेंट लेकर आने के देने। तो कनाडा ने क्या किया कि अपने राज्यों को आर्थिक प्रवासियों को, इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स को बुलाने के लक्ष्य देने शुरू किए। पहला लक्ष्य मिला क्यूबेक को। क्यूबेक एक स्टेट था जिससे उसको लक्ष्य मिला। क्यूबेक को ये कहा गया कि आप अपने तरीके से प्रोग्राम बनाइए, कार्यक्रम बनाइए, रोजगार की गारंटी दीजिए, आप जानने की कोशिश करिए कि किस देश के लोग, उनकी भाषा, उनकी दक्षताएँ, उनका स्किल, उनका कामकाज आपके यहाँ की आबादी और आपकी आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से बेहतर है। आपको भविष्य में अगर आपके राज्यों को 7% ग्रो करना है तो आपको कैसे लोगों की ज़रूरत है, उनको टारगेट करिए, उनके बारे में नियम बनाइए और इन्हें लाने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है, स्कूलों की, सुविधाओं की, पढ़ाई की, वो केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी और आप इन्हें लेकर आइए। क्यूबेक ने सफलता के साथ इस नीति को लागू किया। क्यूबेक का मॉडल बाद में अन्य राज्यों पर भी लागू किया गया। इन पॉलिसीज़ को कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनी पॉलिसी कहा जाता है। तो हर राज्य कुछ खास क्षेत्र से दुनिया के देशों से अपने यहाँ इमिग्रेंट्स को आकर्षित करता है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करता है और उन्हें बसाता है। 2018 से 2020 के बीच में कनाडा ने 3.30 लाख इमिग्रेंट्स बुलाए सिर्फ 2 साल के भीतर। 2018 से 2020 के कोविड के दौरान की बात बता रहे हैं, कोविड से पहले की 3.30 लाख प्रवासी बुलाए, जिनमें से करीब
1.9 लाख प्रवासी आर्थिक थे, इमिग्रेंट्स थे। तो यानी इसमें कुछ तो ऐसे थे जो पॉलिटिकल शरणार्थी थे, कुछ किसी क्राइसिस के कारण आए थे, पर 2 लाख के 1.9 लाख के आसपास प्रवासी ऐसे थे जो प्योर इकोनॉमिक इमिग्रेंट थे, जो आर्थिक कारणों से अपना देश छोड़कर बेहतर अवसरों की तलाश में, बेहतर नौकरी रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़कर कनाडा में बसने पहुंचे थे। इनके आने से कनाडा की अर्थव्यवस्था में लेबर आया, दक्षता आई, परचेजिंग पावर आई, इन्वेस्टमेंट आया और कनाडा की अर्थव्यवस्था को उसकी मदद मिली। राज्यों ने काफ़ी सक्रियता के साथ इन कार्यक्रमों को कनाडा में लागू किया है और कई राज्यों में यह पाया गया है कि 1998 के बाद अधिकांश प्रवासियों को काम मिल गया, जो वहाँ बसने लगे उनको रोजगार ज़रूर मिला है। तो सर ये माना जाए कि ऐसी युवा आबादी जो थोड़ी सी दक्ष है या ऐसी युवा आबादी जिसके पास थोड़ा पैसा निवेश करने के लिए उसकी लॉटरी कनाडा में ही खुल सकती है? हाँ, नहीं, वो कनाडा की लॉटरी है। दरअसल ये लोग कनाडा के लिए लॉटरी साबित हुए हैं। पिछले साल नवंबर में क्या हुआ, जब रूस यूक्रेन युद्ध की सुर्खियां चारों तरफ फैल रही थीं और तमाम तरीके की चर्चाएं थी, उस समय कनाडा ने एक बड़ा ऐलान किया और बहुत बड़ा ऐलान था, दुनिया में काफ़ी बड़ी सुर्खी वो बनी, भारत में उस पर चर्चा नहीं हुई। कनाडा ने पिछले साल नवंबर में कहा कि 2025 तक 5 लाख प्रवासियों को वो अपने यहाँ आमंत्रित करेगा। 5 लाख। दुनिया के देश दरवाजे खोलते नहीं आने के लिए। यूरोप के कई देश तो कहते हैं कि इमिग्रेशन से ज़्यादा खतरनाक और हेटफुल कोई चीज़ नहीं है। कनाडा ने नीति घोषित करके कहा कि वो 5 लाख लोगों को अपने देश में बसाने के लिए बुलाएगा। इसमें से 1.5 लाख लोग तो अगले 3 साल में ही कनाडा में आ जाएंगे। कनाडा की योजना के मुताबिक यूके और अमेरिका में जो हर साल जितने लोग स्थायी नागरिकता पाते हैं, उनकी तुलना में 8 गुना ज़्यादा लोग कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पाते हैं। मतलब यूके और अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी मिलने का मतलब असंभव सी चीज़ है, मुश्किल बात है, और कनाडा में उससे 8 गुना ज़्यादा लोगों को स्थायी रूप से कनाडा अपना नागरिक बनाता है। बीते साल कनाडा ने 4 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंशियलशिप दी, अपने यहाँ स्थायी नागरिकता बताई थी। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि 20% के आसपास कनाडा के लोग कनाडा में नहीं जन्मे हैं, और ये कनाडा की हिस्ट्री में पिछले साल सबसे बड़ा नंबर था जब इतने सारे लोगों को कनाडा ने स्थायी रूप से अपने नागरिकता दी। तो शुभम, लोग अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहते हैं। अमेरिका दुनिया का मेल्टिंग पॉट है, जहाँ दुनिया भर की आबादी के देश आकर बसते हैं और अपने लिए बेहतर भविष्य तलाशते हैं। लेकिन सच्चाई है कि कनाडा दरअसल दुनिया का मेल्टिंग पॉट है। अमेरिका में केवल 14% इमिग्रेंट्स हैं, कनाडा में हर 4 लोगों में एक प्रवासी है। और दूसरी तरफ आप अटलांटिक के दूसरे साइड में देखिए तो ब्रिटेन सिर्फ प्रवास के मामले पर ही यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। इसको ब्रेक्जिट कहा गया और ब्रिटेन ने अपने आर्थिक भविष्य को मुश्किल में डाल लिया, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड ग्रुपिंग से बाहर हो गया था। लेकिन कनाडा के लिए प्रवासी उसका सबसे बड़ा संसाधन है, और जब लोग हैं तो राजनीति है, और इसलिए वहाँ की राजनीति में भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रवासी निभाते हैं। प्रवासियों के आधार पर कनाडा की राजनीति चलती है, और यही वजह है कि कनाडा ने अपने प्रवासियों की नीति को बनाए रखने के लिए भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर को भी दांव पर लगा दिया, जबकि इतने पुराने और बड़े कूटनीतिक रिश्ते थे। आबादी की आयु बढ़ने के साथ दुनिया के लोगों को श्रमिकों की ज़रूरत होगी, और विदेशी श्रमिकों की ज़रूरत होगी, नहीं तो उनकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। आप दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं देखिए, जापान या यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं देखिए, तो वहाँ केवल आबादी नहीं है, युवा लोग नहीं है, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्थाओं में काम नहीं है, GDP नहीं है। लेकिन अब श्रमिकों को लेकर भारी असमंजस है। यूरोप के तमाम देश प्रवासियों को अभिशाप मानते हैं, जहर मानते हैं। अगर आप यूरोप के देशों के नेताओं के बयान पढ़ें तो उनका मानना है कि इससे बड़ा कोई पॉइजन नहीं है दूसरे देश के प्रवासियों को लाना है। लेकिन कनाडा दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा है, उसने इकोनॉमिक इमिग्रेशन को अपनी अर्थव्यवस्था का बेस ही बना लिया है। तो एक ही जगह अमेरिका में भी प्रवास को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। अमेरिका की राजनीति इस पर काफ़ी बटी हुई है। एशिया के देशों में भी प्रवास को लेकर गहरे मुद्दे हैं कि दुनिया के लोगों को आने दिया जाए ना आने दिया जाए, लेकिन कनाडा ने इसे अपनी पॉलिसी का आधार बनाया है। वजह यह कि कनाडा के पास एक ही चीज़ की कमी थी। कनाडा के पास दुनिया में सबसे अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, बहुत बड़ा देश है, आबादी के लिहाज से जो आबादी की डेंसिटी और एरिया है उसमें बड़ा मिसमैच है, बहुत बड़ा इलाका है कनाडा के पास जिसमें लोग नहीं रहते। उद्योग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़े मिनरल्स हैं, दुनिया के लगभग सारे प्रमुख मिनरल्स कनाडा में उपलब्ध हैं, बस कनाडा के पास लोग नहीं थे, कनाडा के पास युवा आबादी नहीं थी। और कनाडा ने बहुत सफाई के साथ उस युवा आबादी को पूरी दुनिया से चुन चुन कर उठा लिया। दुनिया में जो भी बेस्ट जगह लोग उपलब्ध थे और ख़ासतौर से जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग थे उनको अपने यहाँ ले लिया है। अब कनाडा का ये करिश्मा पूरी दुनिया के लिए असमंजस की भी वजह है और आकर्षण की भी वजह है। असमंजस है राजनीतिक रूप से कि कनाडा ऐसा कैसे करता है, और आकर्षण उन लोगों के लिए है जो भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में रहते हैं। उनको लगता है कि उनके लिए संभावनाएं इस देश में उपलब्ध हैं और ये देश उनको बुला रहा है। अगले
2 दशक सबसे महत्वपूर्ण है कनाडा के लिए, क्योंकि कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का पैडल या एक्सीलेटर बहुत तेज़ी से दबा दिया है। पिछले 2 साल के भीतर कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत तेज़ और एग्रेसिव कर दिया है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि पूरी दुनिया में युवा आबादी जिन देशों में उपलब्ध है वो इससे पहले कि बुढ़ी हो जाए उसे बुला लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए अगले 20 साल के लिए कनाडा के पास इतना ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध हो जिससे कि वो भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं में जब ढलान शुरू होगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, चीन की अर्थव्यवस्था में शुरू हो गया, तब कनाडा की अर्थव्यवस्था आगे खड़ी हो सके, इसकी तैयारी के लिए है। लेकिन इसके पीछे एक रिस्क है कि जो आए हुए विदेशी हैं ये कनाडा को इस अस्थिर तो नहीं कर देंगे, कनाडा की राजनीति को, कनाडा की व्यवस्था को उलट पलट तो नहीं देंगे। कनाडा की राजनीति इसके बीच उलझी हुई है। या फिर ऐसा होगा कि कनाडा शायद 20 साल बाद, 15 साल बाद, जब पूरी दुनिया की आबादी बुढ़ी हो रही होगी तो सबसे तेज़ी से आगे दौड़ रहा होगा। वक्त बताएगा, वक्त का इंतज़ार करिए। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट वाली एनालॉजी पर हम वापस लौटें और दुनिया के देश अगर कंपनियां हों तो बहुत सारे लोग कनाडा पर दांव लगा रहे हैं। कम से कम दुनिया की युवा आबादी जो तीसरी दुनिया के देशों में रहती है वो तो अपने भविष्य के लिए कनाडा के स्टॉक्स को खरीद ही रही है। तो कनाडा का ये पहलू शायद आपने नहीं जाना समझा होगा, जो आज आपको इस अर्थात में पता चला। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। पहला सवाल सर वेद जी का आया है। वो ये कहते हैं कि टैक्स चोरी के खिलाफ क्या भारत में बहुत ज़्यादा जांच बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है? क्योंकि ये एक बहुत सामान्य बात है, अमेरिका जैसे देश में भी टैक्स चोरी होती है। नहीं, भारत में टैक्स चोरी के खिलाफ पहली चीज़ तो कि भारत में टैक्स चोरी की सख्ती जिस लेवल पर हो रही है वो भी बहुत सीमित स्तर पर है। क्योंकि भारत की पूरी व्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा टैक्स नहीं देने वालों का है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो आपको टैक्स की कार्यवाही होती देखती है कुछ ही खास लोगों के प्रति। लेकिन भारत में एक बड़ा हिस्सा ऐसा जो नियमित ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, जिसके रिटर्न फाइल हो रहे हैं, जो सरकार जो अलग तरीके से नौकरी कर रहा है। टैक्स चोरी की सख्ती तो वहाँ हो रही है जिन जगहों पर टैक्स की देनदारियाँ बड़ी हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स में हो या डायरेक्ट टैक्स में हो। अब दूसरी बात है कि पूरी दुनिया में टैक्स चोरी है तो पूरी दुनिया की रेवेन्यू सर्विसेज सख्ती करती हैं। दुनिया की रेवेन्यू सर्विस अपनी सख्ती के लिए, चाहे वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, अपनी सख्ती के लिए काफ़ी कुख्यात और बदनाम है। और देखिए, टैक्स चोरी का मामला जब एक बार खुलता है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को भी उसमें फंसना पड़ता है। तब आपके सामने है, तो अगर एक बार टैक्स के मामले सामने निकल कर आते हैं तो फिर रेवेन्यू सर्विसेज उसको बर्दाश्त नहीं करती। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि टैक्सेशन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बुनियादी पहलू है, फंडामेंटल पहलू है। सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार डेमोक्रेसी के बदले मिला है। लोगों को उन्होंने वोट के अधिकार दिए हैं, उसके बदले उन्हें टैक्स लगाने का अधिकार मिला है। डेमोक्रेसी यहीं से शुरू होती है, तो इसलिए टैक्सेशन बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी देश की आर्थिक डेमोक्रेसी का। दूसरा आदित्य का सवाल है, कह रहे हैं शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, तो क्या जो उनकी लोगों की हेल्थ को और आय को प्रभावित करता है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, निजी वाहनों पर टैक्स लगाया जाए, इससे कुछ राहत मिलेगी? कोशिश दुनिया के बहुत सारे देशों ने की। दुनिया के जिन देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर है वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि प्रदूषण कम है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरू के लिए सरकारों के पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए बनाने के लिए। भारत जैसे कुछ प्रमुख शहर, भारत के कुछ देशों में प्रमुख शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू भी हुआ, पर शहर काफ़ी बड़े हैं। जैसे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, पर फिर भी दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो शहरों की आबादी का दबाव वहाँ प्रदूषण को बढ़ाता है। तो नई तकनीकें जिन पर नए अर्बन प्लानिंग के जो मॉडल आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि अब मेट्रोपॉलिटन सिटी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी या मेगा सिटीज़ की जगह स्मॉल सिटीज़ की तरफ जाया जाए, सिटीज़ को डिसेंट्रलाइज किया जाए, शहरों को विस्तार से फैलाया जाए, कामकाज की गतिविधियों को दूर दूर पहुंचाया जाए, जिससे कि पॉपुलेशन का दबाव कम करने में भी मदद मिले और वहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि पुराने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना बेहद मुश्किल काम है। बने हुए भारत के जो शहर पुराने 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने शहर हैं, वहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना लगभग असंभव सी बात है। और इसलिए दुनिया के शहर, खासतौर से पुराने शहर, प्रदूषण का ज़्यादा शिकार दिखाई देते हैं, जबकि जो नए शहर बने हुए हैं, बाद के शहर हैं, उनमें स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हैं। आगे सर बढ़ते हैं, इनकम की बात में क्या खास? इनकम की बात में आप हेलो मनी 9 पर जुड़े हैं। मनी 9 का सुपर ऐप आपके पास है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप तत्काल डाउनलोड कीजिए। ये मौसम आईपीओ का मौसम है और जब से आईपीओ आने शुरू हुए हैं, मनी 9 अपना स्पेशल शो लेकर आया है, वहाँ के आईपीओ है और इस पर विस्तार से बात करते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनियों का प्रबंधन, उनके अधिकारी भी इस शो में आते हैं, हमारे विशेषज्ञ इसका विश्लेषण भी करते हैं। और अभी ये आईपीओ का मौसम है, आईपीओ की बहार जारी है, आने वाले समय में भी कई प्रमुख आईपीओ आने वाले हैं। तो अगर आप आईपीओ के निवेश के बारे में जानना चाहते हैं और दो टूक बेबाक ढंग से जानना चाहते हैं तो आप हेलो मनी 9
का शो ज़रूर ज्वाइन करिए और वहाँ के IPO है शो को ज़रूर देखिए, जहाँ आपको हमारे विशेषज्ञ बहुत बेहद स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि इस IPO को लेना चाहिए या नहीं, इसमें लेने की बेहतरी है कि नहीं। देखिए, ताज़ा उदाहरण मामाअर्थ का IPO है। हमारे विशेषज्ञों ने पैनल पर कहा कि वो निवेश की सलाह नहीं देते। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर, कोई किताब और वेब सीरीज चलते चलते? किताब चलते चलते एक किताब मैंने नई, हालांकि थोड़ी सी पुरानी किताब है, लेकिन मैं इसको मंगाने की कोशिश की है। किताब अभी आई है। ये किताब दरअसल जैक वेल्च पर है। जैक वेल्च दुनिया के सबसे विवादित इंडस्ट्रियलिस्ट में रहे जो जनरल मोटर्स के मालिक थे, और ये माना जाता है कि कैपिटलिज्म को तबाह और बर्बाद करने में उनका बड़ा योगदान। एक दूसरा चेहरा है, किताब का नाम है द मैन हु ब्रोक कैपिटलिज्म। ये किताब मैंने मंगाई, में पढ़ रहा हूँ। इसमें वेल्च के कई अजीब और अजीबोगरीब किस्से हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। और चूंकि इमिग्रेशन की चर्चा चल रही है, आपको ने हाल फिलहाल में शाहरुख खान की नई फिल्म का टीज़र भी देखा होगा, डुंकी। ये फिल्म इसी कामागाटोमारू और सेंट लुइस जैसे मामलों पर से जुड़ी हुई है, और इसलिए भी हमने आज आपसे कनाडा के और इमिग्रेशन के और दुनिया में प्रवास के मामले पर बात की। और उस फिल्म का संदर्भ भी अब इसी पूरी चर्चा के आसपास जुड़ेगा। तो चलते चलते मुझे याद आया कि मैं इसकी जानकारी भी दे दूं। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव और सवाल ज़रूर हमको भेजिए, हम अगले एपिसोड में आपके सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।